जब हम लिंग समानता या समता की बात करते हैं तो वो समाज का बनाया हुआ है, समाज की एक निर्मित है। ये परवरिश से शुरू होता है कि हम लोग जो अपेक्षा करते हैं लड़का लड़की और महिला पुरुष से अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम समझते हैं कि पुरुष को हमेशा मर्द की तरह बनना है और उनमें जो गुण होने चाहिए मर्दांगी वाला हो, जैसे कि उनको बहादुर बनना है या उनके जो शरीर है वो बहुत ही मजबूत होना है और उनमें बिल्कुल कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए। पुरुष को डरना नहीं चाहिए, उनको रोना नहीं चाहिए और पूरे परिवार का जो जिम्मेदारी यानी कि कमाने का जिम्मेदारी हमेशा पुरुष को ही लेना चाहिए। और जैसे हम महिलाओं के लड़कियों के लिए सोचते हैं कि लड़की को बहुत कोमल बनना है, उसको बहुत ही शर्मीली बननी है और उसको हमेशा झुक झुक के बातें करनी है, ऊंची आवाज़ में नहीं बोलनी है। तो इस तरह से हमारा परवरिश दोनों के लिए बहुत विभिन्न है, जिससे क्या होता है कि आदमी हमेशा मर्दांगी की तरफ जाता है और महिलाएं बहुत ही नाजुक और स्त्रीत्व की तरफ उनका एक हम लोग उनको उनकी परवरिश उस तरह से करते हैं। उसके अलावा हम लोग जो भूमिका है वो भी बहुत अलग उम्मीद करते हैं कि दोनों की भूमिका बहुत अलग अलग हो। यानी कि पुरुष हमेशा कमाने वाले हो, वो पूरे निर्णय लेने वाले हो और महिलाओं को देखेंगे तो अभी भी उनका भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर यह समझा जाता है कि उनका काम उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे कि बच्चों का पालना, उनका पूरा परवरिश करना, घर के कामों को करना। तो इस तरह से भूमिका को भी अलग अलग बनाया गया है। भूमिका बहुत ही फिक्स्ड है और इसमें बदलना काफ़ी मुश्किल है और ये सदियों से हम लोग इस पर विश्वास करते आए हैं। हम देखते हैं कि जो मुद्दे पहले थे वो मुद्दे अभी नहीं है। जैसे कि पहले बच्चियों को शिक्षा के लिए बिल्कुल नहीं भेजते थे, पर अब हम देख रहे हैं कि बच्चियाँ स्कूल में जा रही है, पर अब दूसरे मुद्दे हैं। जैसे कि पहले हमारे सामने एबॉर्शन करवाने का मुद्दा नहीं था, पर अब जब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, हम देखते हैं कि सांकेतिक ज्ञान के बढ़ने के बावजूद क्या हुआ है कि बहुत सारी बच्चियों को स्कैन करवा के और एबॉर्शंस हम लोग कर रहे हैं, यानी कि बच्चियों की गिनती भी कम हो रही है। तो जो मुद्दे हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं और समय के साथ जेंडर के मुद्दे बहुत बदलते रहते हैं। और ये भी हम जेंडर में देखते हैं कि हर जगह में एक जैसे मुद्दे नहीं है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो मुद्दे आपको देखने को मिलेंगे वो शायद मध्य प्रदेश में, जैसे कि मध्य प्रदेश में हम जहाँ काम कर रहे हैं, हम वहाँ देखते हैं कि कुछ बॉर्डर के गांवों में जो सीमा पे है, वहाँ पे आदिवासी परिवारों में पुरुष दूसरी तीसरी शादियाँ कर रहे हैं। वो महिलाओं के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे दूसरी शादी को या तीसरी शादी को रोक दे, क्योंकि उनको छोड़ के बिना कोई जानकारी के वो चले जा रहे। पर हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में हम जहाँ पे एक ब्लॉक में जहाँ काम कर रहे, वहाँ प्रजनन के सेहत को लेके महिलाएं बहुत चिंतित हैं, क्योंकि वो 20 घंटे काम करती है, तो उनके पास बैल भी है और खेती का काम है। आप लोग जानते हो कि खेती में बहुत ज़्यादा काम होता है, जैसे कि बीज को बोना और फिर नींदाई करना, फसल को काटना। तो ये घंटों तक झुक झुक के करना पड़ता है और ये काफ़ी बोझे का काम है। और इसके अलावा बैल को नहलाना या उसके लिए चारा लाना, तो ये सब करते करते क्या हुआ है कि महिलाओं के गर्भपात्र बच्चेदानी नीचे आ रहा है और जिससे उनको संक्रमण भी हो रही है। तो उसको लेके वो बहुत ही चिंतित है। हर जगह में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के मुद्दे जेंडर में होते रहते हैं। कहीं ऑफिस में काम करने वाली महिलाएं हैं, आर्थिक क्षेत्र में जिनकी हिस्सेदारी है बहुत कम है, यानी कि 19 से 20% ही पूरे भारत में हिस्सेदारी है और इसका
एक कारण ये है कि मौके बहुत कम है, शिक्षा कम है, पर इसके अलावा हम देखते हैं कि उनके खिलाफ यौन शोषण भी बहुत सारे ऑफिस में होते हैं, जिससे भी महिलाएं ड्रॉप आउट होती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जेंडर में हम देखते हैं कि हर प्रदेश में, हर जगह पर अलग अलग आर्थिक अवस्था में भी मुद्दे बहुत बहुत अलग अलग होते हैं। जेंडर का संबंध जाति, धर्म, बाजार, मीडिया, इन सब से भी होता है। जैसे हम देखते हैं कि महिलाओं को कहा जाता है कि उनका वस्त्र धारण ऐसा होना चाहिए, उनका पहनावा इस तरह से होना चाहिए। तो यानी कि बहुत सदियों से हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह का पहनावा महिलाओं को बचपन से लेके, छोटे बच्चे होते हैं तब से लेके किस तरह का पहनावा होना चाहिए या किस तरह का श्रृंगार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये पूरा सुनिश्चित होता है। जैसे अगर आप शादीशुदा है तो आपको सिंदूर करना है या आपको मंगलसूत्र पहनना है, या फिर आप अगर विधवा हो तो तुरंत आपको सफ़ेद कपड़े पहनने हैं और आपको बिंदी भी नहीं लगाना है। तो ये सब पितृसत्ता ने ये बोला है कि हमको ऐसे ही करना है। तो ये पहनावे में भी ये सुनिश्चित होता है। कभी कभी इसको धर्म के नाम पे ही ये सब बातें होती है कि आप अगर शादीशुदा हो तो हमेशा आपको सिंदूर और बिंदी रखना है। ये आपको धर्म बताता है, तो आपको इससे थोड़ा डर भी लगता है कि अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ कुछ हो सकता है। उसी तरह से आप देखेंगे कि पुरुषों के लिए उनकी पूर्ण आज़ादी है कि वो बिना शर्ट का घूमे या बहुत कम कपड़े पहने, तो उनको कुछ शर्म इसमें नहीं होती है और धार्मिक तरीके से भी उस पर कोई रोक नहीं किया गया है। तो बहुत सारी हमारी रिचुअल्स, यानी कि हमारे जो समाज में जो सिखाया गया है कि हमें इस तरह से पूजा करना है, या महिलाओं को खास करके जो माहवारे के समय में अलग से बैठना है क्योंकि हमारी शरीर अशुद्ध है या माहवारा भी अशुद्ध है। तो ये भी, इसके पीछे भी बहुत सारी धार्मिक धारणाएं, अवधारणाएं है कि आपको मंदिर में नहीं जाना है या आपको शुद्धि नहीं है। तो बहुत सारी महिलाएं अपने शरीर पर भी घृणा करने लगती है, या बहुत सारी किशोरी लड़कियों को भी ठीक से समझ नहीं होता है कि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और हर एक महिला को के शरीर में ये बदलाव होता है, पर उसको अशुद्ध तरीके से समझने की और उसको छिपा के बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से धर्म का भी बहुत बड़ा कंट्रोल महिला की सभी बातों पर होती है, या सभी पहलुओं को लेकर धर्म का बहुत बड़ा नियंत्रण है। और हम देखेंगे कि जैसे जाति की बात भी करेंगे तो हर जाति के लोगों को अलग अलग प्रकार के नियम हम देखते हैं। जैसे कि अभी भी हम देखेंगे कि दलित महिलाएं हैं तो खास करके जो सफाई साथी है तो उनको अस्पृश्यता कहीं कहीं पे अभी भी है। हमारे नियम भारत संविधान में अस्पृश्यता को के खिलाफ बताया गया है और उसके लिए नियम भी बनाया गया है, पर हम देखते हैं कि अभी भी गांवों में अस्पृश्यता है, जहाँ पे समाज में एसएचजी में भी, समूह में भी हम सफाई साथी के जो कम्युनिटी से दीदियाँ हैं उनको जोड़ नहीं रहे हैं, उनका वित्तीय समावेशन नहीं हो रहा है, उनके बच्चों को स्कूल में एक जैसे का जो माहौल होना चाहिए उस तरह का माहौल नहीं है, और उनके खिलाफ भेदभाव ही होता है जिसके वजह से बच्चे छूट जाते हैं। और दलित लोगों की, महिलाओं की या पुरुष की अभी तक बहुत सारी चीज़ों पर पहुंच भी नहीं है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों पर उनके नाम पे ज़मीन नहीं है या संपत्ति नहीं है। तो इस तरह से जाति का भी बहुत बड़ा असर हमारे जेंडर पर रहता है। जैसे कि अब आदिवासी अगर दीदियाँ हैं तो हम देखते हैं कि आदिवासी दीदियों का भी बहुत सारी सेवाओं पर पहुंच भी अब कम है। जैसे
कि आप देखेंगे शिक्षा पर या सेहत की सुविधाओं पर या मिनिमम सुविधा जैसे हमारी बुनियादी सुविधाएं जैसे कि पानी पर या आवास पर भी हम देखते हैं कि आदिवासी दीदियों का बहुत कम पहुंच है। और उसी तरह से आप देखेंगे कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कभी कभी दीदियाँ बहुत ज़्यादा घरेलू हिंसा का शिकार हो जाती है। जैसे कि आगे बढ़ चुकी है, उनकी नौकरियां है, वो पढ़ चुकी है, फिर भी उनको घर में उसी तरह का माहौल मिलता है जहाँ पे पितृसत्ता हावी हो जाता है और घर के अंदर भी घरेलू हिंसा हो सकती है। तो ये हम देखते हैं कि इसका बहुत बड़ा संबंध धर्म से और जाति से है। इसके अलावा हम देखेंगे कि मीडिया का असर, जैसे खाना पोषण में भी हमेशा भेदभाव रहता है घरों के अंदर, पर मीडिया जो बातें सिखाती है जैसे कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरह से आपको दिखना है। हम देखते हैं कि हमारी नौजवान लड़कियां या किशोरी लड़कियों को बहुत बार ये संदेश चला जाता है कि आपको सुंदर दिखना है तो आपको अलग अलग प्रकार के सौंदर्य को बढ़ाने वाले क्रीम वगैरह का इस्तेमाल करना है, हमेशा गोरा दिखना है, या आपको इस तरह के साइज में ही रहना है हमारी फिल्म स्टार्स की तरह। तो बच्चियां उन सब में बहक जाते हैं और अपने शरीर को खाना ठीक से खाना और इन सब बातों को ध्यान न देते हुए अपने आप को पतले या दुबले बनाने की कोशिश में काफ़ी बीमारियां या एनीमिया भी बढ़ने की हम देखते हैं कि पूरे भारत में खून की कमी और कुपोषण से महिलाएं जूझ रही है। और इसका एक कारण है कि मीडिया का जो गलत मैसेजेस लड़कियों को, खास करके किशोर अवस्था में जो लड़कियां हैं, किशोरियों को चला जाता है। तो हर बात को लेके मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट गांव-गांव तक अब हम देखते हैं कि मोबाइल के द्वारा इस तरह के संदेश जा रहे हैं, जिसका असर भी हम लोग देख रहे हैं। और मैंने कहा कि बाज़ार भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करता है। तो हर बात को लेके जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत अंदर आदिवासी गांवों में या हमारे विशेषाल जनजाति के गांवों में भी आप वहाँ जाके लेस देख पाएंगे या कोको कोला देख पाएंगे। तो बाज़ार वहाँ तक पहुँच गया है, पर वहाँ आपको अभी जो मिलेट्स पहले मोटे अनाज बनते थे वो तो ख़त्म हो गया है और वहाँ से ठीक तरीके से पीढ़ियों से ही लोग आश्रित है। वहाँ खेती ठीक से नहीं हो रही है, मिलेट्स, रागी या जोवार या बाजरा, इन सब का उत्पादन भी नहीं हो रहा है। पर वहाँ पे आप देखेंगे कि आपके कोको कोला पहुँच गए हैं या आपके लेस पहुँच गए हैं और वहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ शायद स्कूल में मिक्सचर खा के जा रहे हैं। तो इसके अलावा बाज़ार का ये भी असर होता है कि आपको आपकी ज़िंदगी की हर पहलुओं पर, जैसे कि खाना पोषण से लेके बच्चों को स्कूलिंग से लेके हर बात पर का बहुत बड़ा असर रहता है। तो ये भी एक इम्पैक्ट है हमारी पूरे जेंडर पर। इसका इन सभी बातों का आप हर पहलू पर ये असर देख सकते हैं। जेंडर को कैसे कायम रखते हैं वो हमें समझने की ज़रूरत है। पितृसत्ता के द्वारा ही जेंडर को हम देखते कि जेंडर बहुत सदियों से कोविड के समय में हमारे व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव 2 साल में हुए थे। जैसे आप देखेंगे कि सभी लोगों ने सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया या फिर लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया, हमने हैंड वॉश सीख लिया। पर जेंडर ऐसी चीज़ है जिसमें बदलाव बहुत ही मुश्किल है और वो संस्थागत ढांचे के वजह से है कि हम छोटी छोटी बातों को लेके भी हमें काफ़ी लड़ना पड़ रहा है या काफ़ी जूझना पड़ रहा है, तभी छोटे बदलाव हो रहे हैं। तो पितृसत्ता हमारे एक परिप्रेक्ष्य है और सोच है समाज की। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें पूरा सत्ता और नियंत्रण की बात है।
तो अधिकार जिनके पास है वो पूरा सभी बातों को लेके नियंत्रण करते हैं। वो सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है। ये अधिकार हम अब देखते हैं कि इसकी केंद्रीकरण हमेशा पुरुषों के हाथ में है और सभी पुरुषों के हाथ में नहीं है। जैसे कि अधिकार शायद आदिवासी पुरुष के हाथ में या दलित पुरुष के हाथ में, सबसे वंचित पुरुष के हाथ में नहीं है। तो थोड़े जो दबंग है, जिनके पास आर्थिक क्षमता है, जिनके पास संसाधन की पहुंच है, जिनके पास शिक्षा है और जिनके पास दूसरों को प्रभावित करने का आवाज़ है, उस तरह के लोगों को वो ही अपने पितृसत्ता को चलाते हैं और इसको आगे बढ़ाते रहते हैं, रीति रिवाजों से आगे बढ़ाते हैं, अपने नियंत्रण को बनाए रखते हैं। तो हम देखते हैं कि हर चीज़ में वो नियंत्रण बनाते हैं कि घर के अंदर और घर के बाहर। तो घर के अंदर हम अगर देखेंगे तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि खाना पोषण जैसे छोटी बात को लेके महिला खुद समझती है कि मुझे उपवास करना है, मुझे अंत में खाना है, सबको परोसने के बाद ही खाना है, कम खाना है। तो कभी कभी महिलाओं को ठीक तरह से खाना भी नहीं मिलता और खाने में भी घर में इक्वल यानी कि सभी को समान प्रकार से खाना नहीं मिल रहा है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि पितृसत्ता का बहुत बड़ा कंट्रोल रहता है। उसी तरह से हम देखेंगे कि जैसे अपने शरीर पर भी नियंत्रण महिलाओं को नहीं है, वहाँ पे भी पुरुष ही नियंत्रण करते हैं कि किस उम्र में शादी करनी है, कितने बच्चे चाहिए, बच्चों में कितना अंतर होना चाहिए। तो इन सभी में भी हम देखेंगे कि पुरुषों का ही नियंत्रण है। खास के घर में जो पुरुष है, बुजुर्ग है या पति है, उन्हीं का नियंत्रण होता है। उसी तरह पढ़ाई को लेके भी हम देखते हैं कि महिलाओं को उसी में भी कोई निर्णय लेने की मौका नहीं है। तो बच्चियों को 8वीं तक पढ़ाते हैं, पर उसके बाद बच्चियां ड्रॉप आउट हो जाती है क्योंकि वहाँ ब्लॉक में स्कूल नहीं है, दूर जाना पड़ेगा। तो बच्चियों को घर के काम के लिए रोक लेते हैं और अपने भाई बहन के देखभाल करने में, घर का काम करने में, माँ का मदद करने में रोक लेते हैं। तो अपनी पढ़ाई को लेके, अपने हुनर को बढ़ाने के लिए, कहीं दूर जाके पढ़ने के लिए, तो वो सभी में भी निर्णय उनके हाथ में नहीं है। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि घर के पुरुष ही डिसीजंस लेते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो भी अगर अलग प्रकार का काम करना है, यानी कि स्किल डेवलपमेंट करके, अब तो महिलाएं आर्थिक क्षेत्र में एक ही जैसे काम कर रही है, यानी कि बहुत सारी महिलाएं अभी भी खेती ही कर रही है, किसानी कर रही है, और उनका नाम पे ज़मीन नहीं है तो वो किसान की तरह सहाय कर रही है, अपने ही खेत में वो मदद कर रही है या सहायता ही कर रही है। उस प्रकार से वो अपने काम को आगे बढ़ा रही है। पर अगर उनको अलग प्रकार से कोई भी स्किल डेवलपमेंट करना है जो परंपरागत तरीके का नहीं है, जैसे कि ड्राइविंग करना चाहती है या प्लम्बिंग करना चाहती है या मिस्त्री का काम करना चाहती है, तो इस तरह के अवसर भी महिलाओं को नहीं है। तो उनके काम को भी पितृसत्ता कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है। और पितृसत्ता का महिलाओं के काम के क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं के शरीर पर, उनके श्रम पर, उनके मन पर और उनके आमदनी पर पूरा नियंत्रण है। तो ये है कि श्रम पर, यानी कि आपको घर का पूरा काम आपको करना है। तो ये समझ बनाने में पितृसत्ता का बड़ा योगदान है कि आपको पूरा घर का काम करना है और बाहर का भी जब काम करेंगे तो भी वो आप मुफ्त में कर रही हो, यानी कि आप सहायक काम कर रहे हो, उसके लिए आपको आमदनी नहीं मिलेगी। तो इसमें ये निर्णय पूरा पुरुष लेते हैं कि आपको क्या क्या काम करना है। और मन पर नियंत्रण हम ये कहते हैं कि महिला खुद सोचती है कि मुझसे गलती हो गई। अगर उसने ठीक से खाना नहीं बनाया तो भी उनको लगता है कि मेरे से ये नहीं हो पा रहा है। और बच्चे का अगर परवरिश, बच्चे का देखभाल वो कोई भी कर सकते, पर उनको लगता है कि मुझसे नहीं हो रहा है। तो हमेशा पितृसत्ता का कंट्रोल महिलाओं के आर्थिक क्षमता पर और उनके आर्थिक जो आमदनी है इन सभी पर होता है। उसी तरह से आप देखेंगे कि संसाधनों पर, अब देखेंगे कि ज़मीन ज़्यादातर पुरुषों के नाम पर है। ज़मीन का किस तरह से इस्तेमाल करना है वो भी पुरुष
समझते और सोचते हैं या उसी पर डिसीशंस लेते हैं, उसी पर पुरुष निर्णय लेते हैं। उसी तरह से हम देखेंगे कि संपत्ति भी, जितनी भी संपत्ति बनी है वो पुरुषों के नाम पे। हाल में एन्नार्लम प्रोग्राम की वजह से हम देखते हैं कि महिलाओं के नाम पे बकरी अब खरीदा गया है और बकरी का एक इंश्योरेंस पेपर महिलाओं के नाम पर है, पर ज़्यादातर महिलाओं के नाम पे संपत्ति बनी नहीं है। इसी तरह से आप देखेंगे कि राजनीति के क्षेत्र में भी पूरे डिसीशंस हाल में नीति बनाने में पुरुषों का ही बहुत बड़ा रोल है या भूमिका है। तो पितृसत्ता हमारी ज़िंदगी की लिखित और अलिखित हर पहलुओं पर बहुत बड़ा प्रभाव करता है और जिसके वजह से ये जेंडर आगे बढ़ता रहता है। धन्यवाद। आज का सत्र हम यहाँ पे समाप्त करते हैं।